चलिए तो आज के ऑनलाइन लाइव क्लास में आप लोगों का स्वागत है। जैसा कि मालूम ही आप लोग को, हमने पिछले क्लास में इकोनॉमिक्स के इकाई 3 का कुछ पॉइंट पढ़ाए थे और शेष पॉइंट आज हम पढ़ाएंगे। आज का पॉइंट होगा वस्तु विनिमय प्रणाली की कठिनाइयां। क्या यही पॉइंट होगा? की कठिनाइयां। एक बार पेन को नीचे कीजिए। हमने वस्तु विनिमय का मतलब बताए थे कि वस्तु विनिमय मतलब होता है वस्तु का देन लेन, और यहाँ पर कठिनाई का मतलब है कह है कि वस्तु से वस्तु का देन लेन अर्थात वस्तु विनिमय प्रणाली में जो दिक्कत थी उसमें से प्रमुख दिक्कत बताइए। हमने बताए थे आपको कि इस प्रणाली में एक वस्तु को पाने के लिए उसके बदले में दूसरा वस्तु देना पड़ता है, और इस विनिमय प्रणाली में अनेकों कठिनाइयां थी। सबसे पहले तो इच्छा अनुसार आप वस्तु नहीं खरीद सकते थे। यस सर, यही। दूसरी समस्या थी कि आप किसी वस्तु का सही आप कीमत नहीं लगा सकते थे, कीमत निर्धारित नहीं कर सकते थे। इस तरह से अनेकों समस्याएं वस्तु विनिमय प्रणाली के अंतर्गत या वस्तु विनिमय प्रणाली के क्रम में थी, जिसमें से प्रमुख एक का नाम है इच्छा अनुसार वस्तु खरीदने में कठिनाई। लिखते चलिए आप लोग भी। इच्छा अनुसार वस्तु कठिनाई। उसके बाद दूसरा था धन संचय करने में कठिनाई। तीसरा था भविष्य के भुगतान की कठिनाई। और चौथा नंबर था आपका मूल्य के समान मापक का अभाव। मूल्य के समान मापक का अभाव। हस्तांतरण की समस्या। और छठा है आपका सह विभाजन का अभाव। सह विभाजन का अभाव। ये था मेरे भाई आपको वस्तु विनिमय प्रणाली में होने वाले प्रमुख कठिनाई। हम एक एक करके आपको इसमें से दिखाएंगे। बस
थोड़ा जल्दी में इसको आप लोग नोट कर लीजिए। अब आप लोग इसको लिख लिए होंगे। अब 1 नंबर देके आप लोग डैश दीजिए। 1 नंबर में है आपका सर 6 नंबर ही लिए हैं। 6 नंबर कहाँ जोड़े हैं? सविभाजन का अभाव। सविभाजन का अभाव। मैं बता रहा था आप लोग को कि निश्चित रूप से आप लोग इसको अब लिख लिए होंगे। अब हम पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। 1 नंबर में है इच्छा अनुसार वस्तु खरीदने में कठिनाई। इसको लिख के डैश दीजिए। मैंने अभी अभी इसके संबंध में बताए भी थे कि वस्तु विनिमय प्रणाली अर्थात जिसमें एक वस्तु को पाने के लिए उसके बदले में दूसरा वस्तु देना पड़ता था, उस प्रणाली में सबसे बड़ा जो कठिनाई थी वह इच्छा अनुसार वस्तु खरीदने में। क्योंकि उसमें इच्छा अनुसार वस्तु आप नहीं खरीद सकते थे। अभी हम लोग के पास अगर पैकेट में पैसा है तो हम मार्केट जाके मार्केट में जो सामान अवेलेबल है उसको इच्छा अनुसार खरीद सकते हैं, लेकिन वस्तु विनिमय प्रणाली में ऐसी नहीं थी। वस्तु विनिमय प्रणाली में थी कि आप जिसके पास जाएंगे सामान लेने के लिए उसको जिस चीज की मांग होगा, जिस चीज की जरूरत होगा वह लेकर तब दूसरी वस्तु आपको देंगे या देते थे। इसलिए उसमें इच्छा अनुसार वस्तु खरीदने में काफी दिक्कत होती थी। अब इसको आप लोग नोट कर लीजिए। वस्तु विनिमय प्रणाली में सबसे बड़ी समस्या होती है इच्छा अनुसार वस्तु खरीदने में, क्योंकि खरीदने वाले और बेचने वाले की जब जरूरत मेल खाती है तब वस्तु का खरीद बिक्री होती है। तो इस तरह से आपने लिख लिए कि इच्छा अनुसार वस्तु खरीदने में किस तरह से वस्तु विनिमय प्रणाली में कठिनाई होती है। अब दूसरा नंबर धन संचय करने में कठिनाई। इसको आप लोग लिख के डाल दीजिए। इस पर भी थोड़ा सा सुन लीजिए। धन मतलब होता है वही रुपया, पैसा, संपत्ति। और संचय मतलब होता है इकट्ठा करना। अर्थात वस्तु विनिमय प्रणाली में ये जो धन को इकट्ठा करके रखने में जो कठिनाई होती है उसी का वर्णन हम इसमें करेंगे। मैं बता दूं आपको, वस्तु विनिमय प्रणाली में धन को इकट्ठा जो किया जाता था वो किसी वस्तु के रूप में किया जाता था। जैसे अभी हम लोग धन को जो इकट्ठा करते थे क्या करते हैं, उसका मुख्य है स्रोत रुपया। रुपया के रूप में बैंक में रख देते हैं या फिर जमीन इत्यादि भी ले लेते हैं, लेकिन मुख्य रूप से रुपया हमको मुख्य हो जाता है इसमें। और रुपया को हम लंबे समय तक रख सकते हैं, कोई खराब खराब होने की भय नहीं रहती है। लेकिन वस्तु विनिमय प्रणाली में क्या होती थी, तो वस्तु को रखा जाता था धन के रूप में, और कई ऐसी वस्तु थी जो कुछ दिन के बाद वो खराब हो जाती थी। अतः वस्तु के रूप में धन को इकट्ठा करके रखना या लंबे समय तक रखने में काफी दिक्कत होती थी। अब इसको आप लोग नोट कर लीजिए। वस्तु विनिमय प्रणाली में दूसरी महत्वपूर्ण कठिनाई थी धन को इकट्ठा करके लंबे समय तक रखने की विधा। चूंकि इसमें धन को के रूप में किसी वस्तु को ही इकट्ठा रखा जाता था जो
समानतः कुछ ही दिनों में खराब हो जाती थी। तो आपने देख लिए कि धन को संचय करने में किस तरह से वस्तु विनिमय प्रणाली में दिक्कत होती है। अब हम लोग चलते हैं तीसरा नंबर पे, भविष्य के भुगतान की कठिनाई। यहाँ पर भविष्य के भुगतान का मतलब है कि लिए गए उधारी, लिए गए कर्ज का जो भुगतान होता है उसको कहते हैं भविष्य के भुगतान। तो वस्तु विनिमय प्रणाली में क्या होती थी, कर्ज इत्यादि जब लिया जाता था तो उसका जो भुगतान किया जाता था तो वस्तु के रूप में किया जाता था, जो उचित रूप में नहीं होता था। अतः उधारी देने वाले, ऋण देने वाले अंदर से खुश नहीं रहते थे, अतः उधारी ऋण नहीं देते थे, या फिर देते थे तो अनाप शनाप वो ऋणी से उसूलते थे। इस तरह की दिक्कत होती थी इसमें। तो इसको आप लिख लीजिए, भविष्य के भुगतान की कठिनाई। वस्तु विनिमय प्रणाली में उधार लेने तथा देने में कठिनाई होती है, क्योंकि वस्तु के रूप में उधारी लेना पड़ता है, क्योंकि वस्तु के रूप में उधारी लौटाना पड़ता है, ऐसे लिखना है। क्योंकि वस्तु के रूप में उधारी लौटाना पड़ता है, जो सही लौटाना संभव नहीं हो पाता था। तो इस तरह से आपने भविष्य के भुगतान की कठिनाई जो थी वस्तु विनिमय प्रणाली में उसको जान लिया। अब हम लोग चौथा चलेंगे, मूल्य के समान मापक का अभाव। इसको भी सुन लीजिए। मूल्य मतलब होता है कीमत या किसी वस्तु के महत्व। तो इसका कोई सामान्य मापक नहीं था। मापक होता है बैठखरा, जिस चीज से नापते हैं। अभी हम मुख्य रूप से मुद्रा से वस्तु का मूल्य को, वस्तु के महत्व को माप लेते हैं। आप मार्केट में ही जाइए, आप एक कॉपी ही जाके खरीदिए तो कॉपी का मूल्य जो है वो डिफरेंस है। साइज एक ही होगा, सब कुछ एक ही होगा, लेकिन मूल्य अंतर होगा। तो मूल्य जब अंतर होगा तो आप समझ सकते हैं कि उसकी क्वालिटी भी अलग अलग है, अर्थात उस वस्तु का महत्व अलग अलग है। इसका मूल्य ज्यादा होगा तो आप निश्चित रूप से कहेंगे कि इसका महत्व ज्यादा है, अर्थात इसकी क्वालिटी उतनी अच्छी है। तो रुपया से, मुद्रा से हम लोग वस्तु का मूल्यांकन, वस्तु के महत्व, वस्तु के कीमत को निश्चित कर लेते थे। लेकिन वस्तु विनिमय प्रणाली में वस्तु का कोई समान मापक नहीं था, कोई ऐसे मापक नहीं था जिससे कि हम किसी वस्तु की कीमत, महत्व को नाप सकते, इसलिए उसमें दिक्कत होती थी। चलिए अब इसको आप लोग नोट कर दीजिए। वस्तु विनिमय प्रणाली में कोई ऐसा समान मापक नहीं था सभी वस्तु के मूल्यांकन सही ढंग से हो सके। अतः वस्तु के मूल्यांकन में काफी दिक्कत होती थी। तो इस तरह से आपका ये चौथा भी हो गया। पांचवा है मूल्य के हस्तांतरण की समस्या। हस्तांतरण का इंग्लिश होता है ट्रांसफर, अर्थात मूल्य मतलब होता है महत्व, अर्थात आपके जमीन है और उसका जो वैल्यू होता है, उसका जो कीमत होता है, वही मूल्य हो गया उसका। तो वो हस्तांतरण करने में काफी दिक्कत होता था कि अब हम जमीन देंगे तो उसके बदले हमको क्या देगा, गाय भैंस बकरी देता था वस्तु विनिमय प्रणाली में। अब मान लीजिए कि हम इस शहर में हैं, सुपौल शहर में, इसको छोड़ के हम दिल्ली जा रहे हैं, तो उस समय क्या होता था, तो जमीन जो है उसके बदले में उसको जो बेचते थे
तो उसके बदले में रुपया पैसा नहीं था, वही गाय भैंस बकरी मरवा धान देता था, तब कोई वस्तु दे रहा था, उस वस्तु को अपने लिए हम कैसे ले जाते। तो यही है कि मूल्य के हस्तांतरण में भी दिक्कत होती थी। चलिए तो इसको भी कैश देखिए। वस्तु विनिमय प्रणाली में मूल्य के हस्तांतरण में कठिनाई होती थी। यह तब और अधिक बढ़ जाती थी जब कोई लोग एक स्थान से दूसरे स्थान जाते थे। ऐसी स्थिति में उसे अपनी बहुत संपत्ति छोड़कर जाना पड़ता था। तो इस तरह से आपने मूल्य हस्तांतरण में जो दिक्कत होती थी वस्तु विनिमय प्रणाली में, वो भी जान लें। अब वस्तु विनिमय प्रणाली की जो प्रमुख कठिनाई है उसमें से छठा नंबर में सहविभाजन का अभाव। सहविभाजन का मतलब होता है मेरे भाई किसी वस्तु का दो भाग या कई भाग करना। वस्तु विनिमय प्रणाली में ये बहुत बड़ी कठिनाई है। कभी कभी क्या होता था, दो भाई हैं और वहां एक ही गाय है, अब क्या करता, कैसे उसको विभाजित करता, तो वहां पर दिक्कत आती थी। अर्थात कई वस्तु ऐसी थी जो जिसको दो भाग करने पर उसकी उपयोगिता समाप्त हो जाती थी। तो इस स्थिति में वस्तु विनिमय प्रणाली में विभाजन करने में उसको काफी दिक्कत होती है। जैसे मैंने अभी गाय का बात किया, तो उसको अगर काट देता तो गाय को काम की नहीं जाता। अब वहां पर क्या करता, अभी तो कोई बात नहीं है, कीमत लगा देता है, दो भाग कर देता है उसको, लेकिन उस टाइम में कुछ नहीं, गाय का आप दो भाग करना है। तो स्विभाजन, स्विभाजन का मतलब वस्तु के बंटवारा से है, लेकिन कुछ ऐसी वस्तु होती है जिसका विभाजन नहीं किया जा सकता है। यदि उसका विभाजन कर दिया जाए तो उसकी उपयोगिता नष्ट हो जाएगी। वस्तु विनिमय में यह कठिनाई बराबर उत्पन्न होती थी। तो इस तरह से आपने वस्तु विनिमय प्रणाली में जो कठिनाई थी प्रमुख, उसको आपने समझ गए, लिख भी लिए। अब इसमें अगर थोड़ा सा भी कहीं दिक्कत है तो आप हमसे प्रश्न पूछ सकते हैं। जी टाइम कम है थोड़ा सा, चलिए तो अच्छी बात है। चलिए तो अच्छी बात है कि आपके ये मौन हमें संकेत कर रहा है कि आपको कोई दिक्कत नहीं है। अब हम अगले पॉइंट की ओर बढ़ेंगे, लेकिन दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि अगला पॉइंट हम नहीं पढ़ा पाएंगे क्योंकि आपका समय समाप्त हो रहा है। अतः आज की क्लास यहीं तक।